चलो, सो E1CB रिएक्शन वाले पार्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं। E1CB रिएक्शन भी बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन है, बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन है। आपको दो सिचुएशंस का ध्यान रखना है, बेसिकली दो कंडीशंस का ध्यान रखना है। अगर ये दो कंडीशंस अवेलेबल है तो E1CB रिएक्शन होगा। मतलब काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं कि फिर से बेंजाइन के जैसा बहुत ही पार्टिकुलर रिएक्शन है। अगर बहुत पार्टिकुलर रिएक्शन है तो आपको मालूम होना होगा कि हम लोग E1CB रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। पहला कंडीशन, लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। पुअर लिविंग ग्रुप वाले पार्ट में हम लोग 4-5 सिचुएशंस की बात करते हैं, जिसमें एक तो फ्लोरीन ग्रुप हो गया जो पुअर लिविंग ग्रुप में हॉफमैन एलिमिनेशन में ऑलरेडी आता था। दूसरा NR3+ ले सकते हैं हम लोग। NR3+ बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप हुआ करता था। या हम लोग SR2+ ले सकते हैं, ये भी बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता था। बट हॉफमैन एलिमिनेशन में केवल यही 3 पुअर लिविंग ग्रुप थे, फ्लोरीन, NR3+, SR2+। बट जब हम लोग E1CB रिएक्शन की बात करते हैं तो हम लोग को दो और एग्जाम्पल याद रखने चाहिए आइडियली, OH- वाला पार्ट या OR- वाला पार्ट। ये दोनों भी बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है और इसमें भी E1CB रिएक्शन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन, हम लोगों के ये 5 ऑप्शंस होने चाहिए लिविंग ग्रुप में। ये केवल पहला कंडीशन है कि लिविंग ग्रुप पुअर है। एक बार ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो दूसरा कंडीशन हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है, बीटा कार्बन हैज -M ग्रुप या हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब -M हो गया या नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन हो गया। अगर बीटा कार्बन पे -M ग्रुप प्रेजेंट है तब जाकर के हम लोग का E1CB रिएक्शन हो पाएगा। ये दो कंडीशन बहुत ही मस्त है। तो जैसे मान लो एक छोटे से एग्जांपल के फॉर्मेट में बात करते हैं। कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है और क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, वो तो चलो देख लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों का मान लो ऐसा कुछ कंपाउंड दे रखा और देख के स्ट्रक्चर मालूम पड़ रहा होगा, इसको एल्डोल बोल सकते हैं। एल्डिहाइड है और अल्कोहल है, मतलब ओवरऑल एल्डोल कंसिडर कर सकते हैं। सो एल्डोल रिएक्शन का रिएक्शन मतलब एल्डोल कंपाउंड का जब रिएक्शन किसी बेस के साथ कराएंगे तो एक कंडीशन बाय डिफॉल्ट, अभी शोभित जो बोल रहा था कि सर स्ट्रॉन्ग बेस भी होना चाहिए। सो एक चीज आपको याद रखना है, जब हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हॉफमैन एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन में आता है। बेसिकली E2 एलिमिनेशन में दो चीज हो सकता है, एक तो सैचे प्रोडक्ट बन सकता है और दूसरा हॉफमैन प्रोडक्ट बन सकता है। सो हॉफमैन एलिमिनेशन वाला पार्ट जब बनता है तब उसमें एक सर्टेन सिचुएशन होता है, लिविंग ग्रुप पुअर होने चाहिए। ये 3 सिचुएशन, फ्लोरीन, NH2 और SR2+, अगर ये सिचुएशन रहा तो हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन कैरी आउट करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, हम लोग रिएक्शन तो E2 ही करा रहे हैं और E2 रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है। सो अब ये चीज ध्यान रखना है कि E2 एलिमिनेशन का जो सिचुएशन था, उस E2 एलिमिनेशन के सिचुएशन में हम लोग को हॉफमैन एलिमिनेशन याद रखना है और हॉफमैन एलिमिनेशन वाले पार्ट में ये सेकंड कंडीशन ऐड हो गया। मतलब हॉफमैन एलिमिनेशन का जो कंडीशन था वो सेम कंडीशन होगा, बस ये सेकंड कंडीशन याद हो गया और दो लिविंग ग्रुप एक्स्ट्रा याद हो गए कि दो लिविंग ग्रुप हम लोग के पास एडिशनल हो गए। सो पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। हम लोग बीटा कार्बन पे -M ग्रुप या नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन ग्रुप रख रखे हैं एंड हम लोग को एलिमिनेशन कराना है। सो एलिमिनेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ही होगा, ये बाय डिफॉल्ट है, उसको यहाँ कंडीशन में डाल नहीं सकते। तो कंडीशन का पार्ट नहीं है वो, बेसिकली एलिमिनेशन या कंडीशन का पार्ट है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। सो हम लोग अपने डिस्कशन में भी इस चीज को पुट आउट कर सकते हैं। हम लोगों का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट OH- बहुत ही पुअर है और लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन से अटैच्ड कार्बन बीटा कार्बन। और एक चीज ध्यान रखना है यहाँ भी, अगर सवाल में ये पूछेगा कि सवाल का अल्फा कार्बन कौन सा है, सो फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और उससे अटैच्ड कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। बट हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सो एलिमिनेशन में अल्फा कार्बन बोलने का सेंस लिविंग ग्रुप से अटैच्ड होता है। सो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन होगा और अल्फा कार्बन से अटैच्ड ग्रुप को हम लोग बीटा कार्बन बोलेंगे। सो हम लोग का डिस्कशन एलिमिनेशन के सेंस में चल रहा, इसलिए यहाँ पे अल्फा बीटा का डेफिनेशन थोड़ा हम लोग को चेंज करके चल रहा है। हाँ तो बोलो। हाँ तो मतलब एल्कोहलिक कार्बन लाइक केवल अल्कोहल के अलग से बोल सकते हैं, राइट। बट अल्कोहल के अलावा दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी इसमें एप्लीकेबल है। तो अल्कोहलिक कार्बन तो चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे OH की जगह फ्लोरीन हो गया। तो नाम तो अपना हॉफमैन एलिमिनेशन का E1CB का होगा, बट अल्कोहलिक कार्बन जैसा तो वहाँ चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जैसे अद्वै का एक सवाल है, ये बोल रहा है कि सर अल्कोहलिक कार्बन पे रिएक्शन के सेंस में इसको याद नहीं रख सकते क्या।
तो ये सेंस थोड़ा जेनरिक सेंस नहीं होगा, क्योंकि OH की जगह पे लिविंग ग्रुप फ्लोरीन हो गया या लिविंग ग्रुप Nr3+ हो गया, सो हम लोगों का कार्बन का नाम चेंज होता चला जाएगा। सो उसको अल्कोहलिक कार्बन के सेंस में भी याद ना रखे तो ज्यादा बेटर है। बस ये ध्यान रखो, हम लोग का बेस दे रखा, बेस वाला पार्ट एलिमिनेशन कैरी आउट कर सकता है, OH वाला पार्ट बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। सो हम लोग को ये 5 लिविंग ग्रुप्स याद रखने पड़ेंगे, OH, फ्लोरीन, Nr3+, Sr2+ और OR ग्रुप, मतलब OH दे रखा या OR ग्रुप दे रखा, दोनों में सेम काम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो हम लोगों का अल्फा कार्बन से अटैच बीटा कार्बन पे एक -M ग्रुप प्रेजेंट है। अगर बीटा कार्बन पे -M ग्रुप प्रेजेंट है, सो हम लोग बेस के प्रेजेंस में अगर हीट दे रखे हैं तो रिएक्शन में E1CB रिएक्शन होगा। E1CB बोलने का मतलब क्या है? सो E1 में 1 वाला पार्ट यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा, ये जो 1 वाला पार्ट है ये यूनिमोलिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा, और C1 CB वाला पार्ट हम लोग के कंजुगेट बेस को रिप्रेजेंट कर रहा। सो कंजुगेट बेस मतलब रिएक्शन तो हो रहा है, यूनिमोलिकुलर हो रहा है, बट कंजुगेट बेस के थ्रू हो रहा है। सो इसको इस तरीके से हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, जो हम लोगों का बीटा कार्बन है जिसके ऊपर एक -M ग्रुप है, तो जो बेस वाला पार्ट है वो एलिमिनेशन कराते वक्त हमेशा हाइड्रोजन को रिमूव करने की कोशिश करता है। सो हाइड्रोजन को जब हम लोग रिमूव कराते थे E2 एलिमिनेशन में, तो हाइड्रोजन हटता था, साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप भी हटता था। बट ये तब होता था जब एक नॉर्मल कंपाउंड था। अगर यहाँ पे एक -M ग्रुप प्रेजेंट है, अगर -M ग्रुप प्रेजेंट है तब इस केस में पहले H+ नहीं बनता था, बट H+ हटता था, ओवरऑल साइमल्टेनियस इक्वेशन होता था सब कुछ। बट अगर हम लोगों का एक -M ग्रुप प्रेजेंट है, सो बेस वाला पार्ट H+ को हटा के एग्जैक्टली एक माइनस चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। मतलब अपने स्ट्रक्चर में बीटा कार्बन वाले पार्ट पे माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होगा, और क्योंकि माइनस चार्ज का फॉर्मेशन हो गया मतलब कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन हो गया। H+ हटा करके कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन करा दिए, इसलिए हम लोग इसको कंजुगेट बेस का रिएक्शन बोल सकते हैं। सबसे पहला चीज। इसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके पुअर लिविंग ग्रुप को हटाता है। और एक पॉइंट याद रखना है, पुअर लिविंग ग्रुप को केवल इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हटा सकता है, कभी भी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल पुअर लिविंग ग्रुप्स को नहीं हटा सकते डायरेक्टली। हमेशा पुअर लिविंग ग्रुप्स को एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ही रिमूव कर सकता है। तो नेगेटिव चार्ज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके एक पुअर लिविंग ग्रुप को रिमूव किया, तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके OH को रिमूव किया, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होगा और CHO। सो प्रोडक्ट काइंड ऑफ वही बन रहा है जो हम लोग एलिमिनेशन में करते थे। ऐसा लिख सकते हैं प्रोडक्ट वाले पार्ट में कि हम लोगों का OH लिविंग ग्रुप है और H लिविंग ग्रुप है। सो एक कार्बन से OH हटा, एक कार्बन से H हटा और प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बनाना इजी काम है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट आप आराम से सोच सकते हैं कि एलिमिनेशन कैसे हो रहा। लेकिन हम लोगों का E2 एलिमिनेशन ना हो करके मैकेनिज्म थोड़ा चेंज हो गया, और अगर मैकेनिज्म चेंज हो गया तो हम लोगों का जो स्टेप है उस पर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन पुट आउट कर सकते हैं। क्या क्या डिस्कशन पुट आउट कर सकते हैं? पहला चीज, अगर माइनस चार्ज बन रहा है इसका सिंपल सा मतलब है ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा। सबसे पहला डिस्कशन जो हम लोग को ध्यान रखना होता है, कभी भी किसी कंपाउंड में अगर माइनस चार्ज बन सकता है इसका मतलब ड्यूटेरियम एक्सचेंज तो होगा ही होगा। इस रिएक्शन को इसलिए भी याद रखना होता है। प्रोडक्ट बनाना इजी है, प्रोडक्ट आप आराम से बना सकते हैं, एलिमिनेशन का जैसा प्रोडक्ट बनना है वैसे ही बनना है। बट कभी भी हम लोग माइनस चार्ज बना रहे हैं मतलब ड्यूटेरियम एक्सचेंज का हम लोग को ध्यान रखना है। तो अगर मालूम पड़ा कि E1CB रिएक्शन है तभी हम लोग ड्यूटेरियम एक्सचेंज करा पाएंगे, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर सकते। पहला चीज। दूसरा, एक चीज फिक्स है कि कभी भी रिएक्शन होगा तो -M वाले साइड में ही नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड हमेशा वही बनेगा। वो ऐसा भी सोच सकते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है इसलिए पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, और ये तरीका गलत है, बट ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए सोच सकते हैं कि पाई बॉन्ड को यहाँ रेजोनेंस मिलेगा इसलिए पाई बॉन्ड इधर बनना चाहेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। लेकिन ये तरीका थोड़ा गलत है, हम लोगों को पहचानने आना चाहिए कि E1CB रिएक्शन एग्जैक्टली कहाँ पे हो सकता है। इसमें भी गिन करके चार पांच रिएक्शंस हैं। एक एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट, एल्डोल कंडेंसेशन का लास्ट स्टेप हमेशा E1CB होता है, एक एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट याद रखना है। और इसके अलावा 3-4 और भी रिएक्शंस है, एक ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गया, एक दो और रिएजेंट वाले पार्ट है जिनके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट आराम से कैरी आउट कर सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक कंडीशनल चीज है, आपको रिएक्शन को देख के जज कर पाना कि E1CB होगा बहुत मुश्किल चीज है, मतलब E1CB रिकॉल करना बहुत मुश्किल चीज है। हम लोग एक रिएक्शन को देखे,
इतना सारा रिएजेंट में हम लोग को रिकॉल करना है कि E1CB रिएक्शन होगा। सो E1CB, बेंजाइन, नेम्ड रिएक्शन, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब बहुत ही पार्टिकुलर होकर जाना पड़ता है। इनफैक्ट नेम्ड रिएक्शन तो फिर भी आप जज कर सकते हैं, बट E1CB रिएक्शन जज करना या बेंजाइन रिएक्शन जज करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि अल्कोहल का रिएक्शन तो बहुत सारा हो सकता है, उसमें E1CB होगा ये सोच पाना हम लोग रिएजेंट देख के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। सो ये दो चीजें थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो इस टॉपिक के क्वेश्चन की बात करें, अच्छा आरडीएस वाले पार्ट डिस्कशन कर लेते हैं। नहीं, पहला नहीं। इस केस में हम लोगों का आरडीएस भी एक डिस्कशन का पार्ट है। लास्ट स्टेप में हम लोगों का एलिमिनेशन हो रहा है पुअर लिविंग ग्रुप का। सो बेसिकली जो लास्ट स्टेप है ये अपने आरडीएस का पार्ट बनेगा। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज फिर भी स्टेबल है, क्योंकि बगल वाले कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और दूसरे वाले साइड में भी -m ग्रुप है। सो इसलिए कार्बन का हाइड्रोजन हटाना फिर भी अच्छा है, और प्लस हीटिंग भी यूज कर रखे हैं हम लोग इस चीज में। लेकिन लास्ट स्टेप में बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है जिसको हम लोग हटा रहे हैं। चलो एक और भी चीज सोच सकते हैं, हम लोग इस रिएक्शन को E1CB बोल रहे हैं। सो E1CB बोलने का मतलब ये है कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होना चाहिए। पहले स्टेप में दो स्पीसीज इन्वॉल्व है। अगर पहला स्टेप आरडीएस होता तो इसका मतलब E2 रिएक्शन होता, क्योंकि दो स्पीसीज इन्वॉल्व है। लेकिन पहले स्टेप में आरडीएस नहीं है, हम लोग का E1CB रिएक्शन बोला, मतलब जो भी रिएक्शन है वो यूनिमॉलिक्यूलर होना चाहिए। यूनिमॉलिक्यूलर हम लोग का सेकेंड स्टेप है। सो आरडीएस यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होना चाहिए। तो सेकेंड स्टेप वाला पार्ट यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये भी अपने आरडीएस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस चीज का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन इज द आरडीएस, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन आरडीएस का पार्ट नहीं है। तो आरडीएस के ऊपर वैसे इसमें सवाल कभी हम देखे नहीं है, बट ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग क्या है। पहला स्टेप यूनिमॉलिक्यूलर नहीं है, बट जो सेकंड स्टेप है उसमें तो एक मॉलिक्यूल खुद में आपस में रिएक्शन है आरडीएस में। सो हर एक स्टेप में कभी भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, केवल ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। सो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो मॉलिक्यूलरिटी पूरे रिएक्शन का तो बोल नहीं सकते, बट जो सेकंड स्टेप है उसमें एक ही मॉलिक्यूल उस स्टेप का पार्ट है, मतलब हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी तो डिफाइन कर ही सकते हैं। सो पहला स्टेप उसमें बेस इन्वॉल्व है, मतलब पहला जो स्टेप होगा ये बाई मॉलिक्यूलर है। दूसरा स्टेप इसमें केवल एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व है, मतलब सेकंड स्टेप विल बी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं। सो यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस के थ्रू रिएक्शन हो रहा, सेकंड स्टेप वाला पार्ट अपना आरडीएस कंसीडर किया जा सकता है। ये छोटे से पार्ट को ध्यान रखना। इसके क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, किसी पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ लो। और बेंजाइन इंटरमीडिएट और E1CB रिएक्शन, इनफैक्ट हॉफमैन एलिमिनेशन भी, ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको लाइक थोड़ा प्रॉपर तरीके से क्या HEM तो वही मिथाइलेशन बोल रहा है ना, अब तो इसमें इंक्लूड हो जाता है। हॉफमैन एलिमिनेशन ऑलरेडी इंक्लूड कर सकते हैं, और HEM तो वो जेनरिक रिएक्शन है, मतलब तो सिंपल SN2 रिएक्शन है, वो ना भी याद रहे तो काम चल जाएगा। सो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोग E1CB रिएक्शन, बेंजाइन इंटरमीडिएट, ये दोनों रिएक्शन तो बहुत प्रॉपरली याद रख रहे हैं, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन बहुत यूनिक होता है, वो फिर भी समझ में आ जाता है। E1CB और बेंजाइन जनरल रिएक्शन में कोई स्पेसिफिक केस है, वो याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलो क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसमें दे नहीं रखा होगा, वही 4-5 टाइप के रिएक्शंस है, उसी के ऊपर सारा का सारा सवाल होगा। सो क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। एक मिनट, क्या कर रहे हैं, क्या बोलेंगे। नेगेटिव हाइपरकंजक्शन एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। हम लोग के कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक में एसिडिकेशन का कुछ एक सीक्वेंस दे रखा है, 10-12 कंपाउंड दे रखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव में, ठीक है। एसिडिकेशन का ऑर्डर दे रखा है, नहीं नोट्स में नहीं, सिंपल एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड में 10-12 कंपाउंड दे रखे हैं। उसमें देखना CF3 से एसोसिएटेड 2-3 ग्रुप दे रखे हैं, CF3, CCl3, ये सब काफी स्ट्रॉन्ग एसिडिकेशन शो करता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट से अटैच्ड बेंजीन रिंग का कुछ -m+m है, वो तो चलो ठीक है, बट CCl3, CF3 बहुत ज्यादा एसिडिकेशन बढ़ा के रखता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट ये है कि वो लोग नेगेटिव हाइपरकंजक्शन के थ्रू काम कर रहा है, इसलिए यही 2-3 ग्रुप्स हम लोग को ध्यान रखना होता है, बाकी ग्रुप्स हम लोग को ध्यान नहीं रखना होता है। चलो ध्यान दो। तो पहला सवाल इसमें दे रखा है सिंपल सा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज इज ऑब्जर्व्ड इन
कौन से रिएक्शन में ड्यूटेरियम एक्सचेंज ऑब्जर्व होता है? सो E1 में तो कार्बोकेटायन बनता है, इसमें हो नहीं सकता। E2 में कोई भी इंटरमीडिएट बनता है, नेगेटिव चार्ज बनना चाहिए, ये हो नहीं सकता। E1CP में अनायन का फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बन आयन बन रहा है, नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा। आराम से सी ऑप्शन आंसर कर सकते हैं। ये तो बहुत थियोरेटिकल था, काम का नहीं है। दूसरा रिएक्शन E1CP रिएक्शन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस बाय डिफॉल्ट रहेगा। हम लोगों को ध्यान बस एक चीज का रखना है, लीविंग ग्रुप वाला पार्ट थोड़ा पुअर होना चाहिए और हम लोगों के बगल वाले कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टाइप का स्ट्रक्चर -M या फिर नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन होना चाहिए। सो पहला स्ट्रक्चर CF3 और दूसरे वाले कार्बन पे CHCl2 दे रखा। सो हम लोग दो चीजें सोच सकते हैं। क्लोरीन वाला पार्ट तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, सो क्लोरीन SN2 रिएक्शन या E2 रिएक्शन इस टाइप का कुछ हो सकता है। लेकिन CF3 में फ्लोरीन लिविंग ग्रुप में पुअर है, पहला चीज, और बगल वाला जो ग्रुप है ये माइनस हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। सो अल्फा कार्बन से अटैच्ड बीटा कार्बन वाले पार्ट पे हम लोग के नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन वाला ग्रुप है। अगर नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन है तो ये रिएक्शन हो सकता है। तो इस तरह के 4 केसेस हैं या 5 केसेस अपने को याद रखना है। एक तो ये एग्जांपल याद रखना है, CF3 वाला एग्जांपल ये तो याद होना चाहिए। बाकी थोड़ा जनरल केस है, जैसे सेकंड वाला केस। ऑल्दो यहाँ पे लिविंग ग्रुप वाला पार्ट ठीक ठीक दे रखा, लेकिन हम लोगों के बीटा कार्बन पे -M ग्रुप दे रखा है और बीटा कार्बन पे एक और भी ग्रुप है जो कि -I इफेक्ट शो कर सकता है। रेजोनेंस तो शो नहीं कर सकता, बट -I इफेक्ट, सॉरी, रेजोनेंस भी शो कर सकता है यहाँ पे बीटा कार्बन पे। सो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट तो ठीक ठीक निकल के आ गया, बट दो चीजें हुई यहाँ पे। पहला चीज, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर ज्यादा है और साथ ही साथ एक रेजोनेंस भी और एक -M भी है। रेजोनेंस और -M दोनों एग्जिस्ट करने की वजह से यहाँ का एसिडिकेशन बढ़ गया। अगर एसिडिकेशन हाई हो गया तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। अब क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो गया है तो यहाँ माइनस चार्ज बनेगा ही बनेगा। अब एक बार माइनस चार्ज बन गया तो हम लोगों का E1CP रिएक्शन हो सकता है। तो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट थोड़ा अच्छा था, लेकिन फिर भी क्योंकि एसिडिकेशन बहुत हाई हो गया तो E1CP रिएक्शन हो गया। सो नॉर्मल कंडीशंस के अलावा इस तरह का सिचुएशन थोड़ा याद रख के काम करना पड़ेगा। ये पहला एक सिचुएशन था जो याद रखना है, दूसरा एक सिचुएशन है जो याद रखना है, तीसरा केस बहुत सिंपल है। OH वाला पार्ट पुअर लिविंग ग्रुप है, अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच बीटा कार्बन के ऊपर एक -M ग्रुप है, बेसिकली एल्डोल दे रखा। सो थर्ड वाला केस तो आंसर होगा ही होगा, आसानी से तीनों आंसर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 3-4 सिचुएशन है जो ध्यान रखना है। पहला सिचुएशन, ये कंपाउंड याद रखना है। दूसरा, इस तरह का सिचुएशन याद रखना है। तीसरा वो जनरल केस है, याद रखना है। चौथा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज याद रखना है। ये 4 केसेस अगर याद हो गए तो ये टॉपिक आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ याद रखने का नहीं होता। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो अपने रिएक्शन वाले पार्ट में, ऑल्दो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट चलो एनी हाउ, रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों के पास ऐसा बोला, ये कंपाउंड दिया, ब्रोमीन वाला पार्ट ठीक ठीक लिविंग ग्रुप है। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो नॉर्मली ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं सोचना चाहिए। नहीं, नेगेटिव चार्ज हमेशा नहीं बनेगा। अगर -M भी है तो हाइड्रोजन तो एसिडिक नहीं है ना बहुत ज्यादा। NO2 इतना स्ट्रॉन्ग -M होता है कि हाइड्रोजन को एसिडिक बना देता है, बट NO2 की जगह मान लो CHO ग्रुप होता है तो वहाँ पे H+ हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो NO2 और SO3 ग्रुप ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग -M शो करते हैं कि अपने बगल वाले कार्बन को एसिडिक बना सकते हैं, बट बाकी नहीं बना सकता है। CHO केस में E2 एलिमिनेशन होता है नॉर्मल। जो नॉर्मल E2 एलिमिनेशन हो सकता है तो वो होता है E1CP के थ्रू रिएक्शन नहीं हो पाता। ठीक है। अब जैसे मान, क्या किस चीज में, ऐसा कभी हम कंपैरिजन सुने तो नहीं है। मतलब E2 में और E1CP में मेरे हिसाब से E1CP ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उधर एसिड बेस के थ्रू रिएक्शन हो जा रहा है। बट उसमें एक प्रॉब्लम और भी है, RDS तो दूसरा वाला ही पार्ट है, उसमें लिविंग ग्रुप बहुत पुअर है। सो लिविंग ग्रुप की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कितना घटेगा हमको नहीं पता। तो कभी भी E2 वर्सेस E1CP का रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कशन में नहीं देगा तो हम नहीं कमेंट कर सकते। उसके लिए थोड़ा डेटा वाला फैक्ट चाहिए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा, नहीं कंपेरिजन कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन में हम लोग का E1CP नहीं होना चाहिए और क्योंकि -M ग्रुप भी नहीं दे रखा। सो नॉर्मली एक्सपेक्ट करेंगे कि E2 एलिमिनेशन होगा। चलो मान लेते E2 एलिमिनेशन हुआ। सो E2 एलिमिनेशन में ब्रोमीन हटेगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। सो एक चीज सोच के देखो कि अगर हम लोगों का ब्रोमीन वाला पार्ट हटा और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा, सो ये डबल बॉन्ड बनना चाहिए। चलो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ड्यूटेरियम ही दे रखा है। सवाल में पूछा है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एलिमिनेशन।
तो थोड़ा सवाल गलत दे रखा है, इसलिए गलत दे रखा है, पहले वाले में एलिमिनेशन है तो सिंपल E2 एलिमिनेशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो बेस वाला पार्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एल्कोहलिक बेस दे रखा है। अगर एल्कोहलिक बेस है तो डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन होगा, E2 एलिमिनेशन होना चाहिए, पहला वाला प्रोडक्ट आराम से बनता दिख रहा। दूसरे में एलिमिनेशन तो हो भी नहीं रहा, दूसरे में यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, केवल यहाँ ड्यूटेरियम को चेंज कर दिया है। सो दूसरे में एलिमिनेशन नहीं है, दूसरे में केवल एक सिंपल मतलब सिचुएशनल रिएक्शन है कि बेंजीन से अटैच्ड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा सा एसिडिक होगा, गलती से हट गया, माइनस चार्ज बन गया, वहाँ ड्यूटेरियम लग गया, इसलिए केवल एक ड्यूटेरियम लगा रहा है, दूसरा ड्यूटेरियम लगा भी नहीं रहा है। सो इस क्वेश्चन का पार्ट एलिमिनेशन के लिए होना नहीं चाहिए, एलिमिनेशन केवल पहले पार्ट में हो रहा। अगर केवल पहले पार्ट में एलिमिनेशन हो रहा मतलब E2 एलिमिनेशन होगा। E1 CV में क्यों दिया है, शायद इसका रीजन ये होगा, E1 CV ऑप्शन में दे रखा, बट ये रिएक्शन सिंपल E2 एलिमिनेशन के थ्रू होगा। बट अगर मान लो इस सवाल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि जहाँ ब्रोमीन है वहाँ फ्लोरीन हो जाता है, पहला चीज। अब यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, सो फ्लोरीन वाले पार्ट के होने की वजह से हम लोग का रिएक्शन में E1 CV अब हो सकता है। अब अगर E1 CV होगा तो हम लोगों के बीटा कार्बन पे एक रेजोनेंस वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हम लोग आराम से बना करके रिएक्शन करा सकते हैं। एलिमिनेशन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, बट एक चीज ध्यान रखना है हम लोग को कि जो हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा अगर वो E1 CV के तरफ से हो रहा, क्योंकि लिविंग ग्रुप 4 है तो E1 CV होना चाहिए, मतलब माइनस चार्ज बनेगा। जहां माइनस चार्ज बनेगा वहां सारे हाइड्रोजन वाले पार्ट ड्यूटेरियम से रिप्लेस होंगे, मतलब ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर हम लोग के E1 CV रिएक्शन का पार्ट हुआ तो CD डबल बॉन्ड CH CH3, ये हम लोग का एलिमिनेशन प्रोडक्ट निकल के आएगा E1 CV में। सो इस क्वेश्चन का आंसर E2 रिएक्शन होगा, यहाँ पे E1 CV जैसा कुछ चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा है और माइनस M ग्रुप जैसा भी कोई चीज नहीं दे रखा, या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं दे रखा। दूसरा प्रोडक्ट बोले तो सिचुएशनल चीज है, मतलब लाइक ऐसा एक रिएक्शन हो गया, पीएच है, पीएच के बगल में कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप दे भी नहीं रखा है। ऐसा कर लेते हैं कि कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ प्रोमीन दे रखा, तो सिंपल एक रिएक्शन कराते हैं, एक बेस वाला पार्ट एसिड बेस रिएक्शन कर लिया। क्यों एसिड बेस रिएक्शन किया, क्योंकि अगर यहाँ से H+ हटा के माइनस चार्ज बनाते हैं, पीएच के साथ कार्बन कार्बन, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ माइनस चार्ज, सो माइनस चार्ज वाला पार्ट एक रेजोनेंस में जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरा माइनस चार्ज वाला पार्ट नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन में भी जा सकता है। सो माइनस चार्ज बन गया। अब अगर माइनस चार्ज बन गया तो यही माइनस चार्ज वाला पार्ट मीडियम में जो ड्यूटेरियम प्रेजेंट है इसी के साथ वापस से रिएक्शन करके ड्यूटेरियम ऐड कर लेगा, ऐसा कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली माइनस चार्ज का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद ड्यूटेरियम का फॉर्मेशन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए सेकंड वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इसका अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि माइनस चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। सो पहला प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि एल्कोहलिक बेस दे रखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, E2 एलिमिनेशन होगा, बट लिविंग ग्रुप अच्छा दे रखा है। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा दे रखा है तो आराम से सिंपल E2 एलिमिनेशन होकर पहला प्रोडक्ट बनाएगा, इसमें E1 CV जैसा कोई चीज नहीं रहेगा। फिर सवाल ने पूछा है राइट डाउन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स वाया E1 CV मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम। सो इस चीज को तुम लोगों को खुद से ट्राई करके देखना चाहिए कि E1 CV रिएक्शन का जो हम लोग रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे उसको किस तरीके से कर सकते हैं। सो असाइनमेंट तुम लोगों को होमवर्क में सॉल्व करने दे देंगे, जिसको ट्राई करके देखना तुम लोग घर पे। बाकी इसमें अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे। अगर कोई डाउट है E1 CV रिएक्शन में तो आराम से पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है E1 CV रिएक्शन में तो पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं,